नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रथम प्रश्न पत्र की वैदिक सभ्यता पर अपना व्याख्यान दूंगी। तो अब मैं प्रारंभ में ही आपको ये बता दूं कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। तो आज हम ऋग्वैदिक सभ्यता पर कुछ चर्चा करते हैं कि सिंधु सभ्यता के पतन के बाद आर्यों ने एक नवीन सभ्यता का विकास किया था जो भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है। आर्यों की प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृति की जानकारी का जो स्रोत है वो वैदिक साहित्य है, इसी कारण इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। ऋग्वैदिक सभ्यता उस सभ्यता को कहते हैं जिसका विवरण ऋग्वेद में प्राप्त होता है। अब ऋग्वैदिक सभ्यता के राजनीतिक जीवन पर अगर हम चर्चा करें तो इसके सबसे पहले हम राजनीतिक संगठन के बारे में बात करते हैं कि इसकी मूल इकाई तो क्या थी? कुटुंब थी। कुटुंब का वयोवृद्ध व्यक्ति गृहस्वामी होता था, इसे व्यापक अधिकार प्राप्त थे और उसकी अगली इकाई ग्राम यानी कि गांव थे। अनेक कुटुंबों को मिलाकर ग्राम बनता था और इसका अधिकारी जो था वो ग्रामणी कहलाता था। यह ग्राम का एकमात्र प्रशासनिक अधिकारी भी होता था। अब यह वंशानुगत होता था या निर्वाचित होता था या राजा द्वारा नियुक्त होता था, यह अस्पष्ट है। अनेक ग्रामों को मिलाकर विश नामक प्रशासनिक इकाई बनती थी और इसका अधिकारी विशपति कहलाता था। कई विषयों को मिलाकर जन का निर्माण होता था और इसका अधिकारी गोप या रक्षक होता था। प्राय कहते हैं राजा ही जन का गोप होता था। ऋग्वेद में जन के नेता को अनेक स्थानों पर राजन कहा है। जन से बड़ी राजनीतिक इकाई राष्ट्र कहलाती थी और इसका प्रधान जो होता था वो सम्राट होता था। अधीन जनों के शासक सम्राट के नियंत्रण में शासन करते थे। जनों में प्रधानतः राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित थी और इसमें वंशानुगत राज्याधिकार की परंपरा प्रचलित थी, परंतु राज्याभिषेक पूर्व कहते हैं जनता की स्वीकृति लेनी आवश्यक होती थी। ऋग्वेद में कुछ स्थानों पर जनता द्वारा राजा के निर्वाचन का भी उल्लेख हुआ है। ऐसे निर्वाचन में राजकुल या उच्च वर्ग के लोग ही भाग लेते थे। राजा या राजपद का उद्भव कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, या उसके राजा के जो कर्तव्य हैं और अधिकार क्या हैं, इस पर हम आज अब चर्चा करते हैं। डॉक्टर आर के मुखर्जी जो कहते हैं वो कहते हैं कि युद्धों के कारण वैदिक राजा की उत्पत्ति हुई, जबकि डॉक्टर बनर्जी भी युद्धीय आवश्यकता को ही राजपद की उत्पत्ति का कारण मानते हैं। डॉक्टर जायसवाल के अनुसार द्रविड़ को इनकी उत्पत्ति का कारण बताते हैं जिन्होंने आर्यों को युद्ध में विजय दिलाई। शायद वही लोग अपने विशिष्ट सैनिक गुणों के कारण कालांतर में राजा बन बैठे होंगे। तो राजा जो था वो भव्य राजप्रसाद में ठाठ बाट और ऐश्वर्यपूर्ण ढंग से रहता था। उसकी सेवा में अनेक अधिकारी और सेवक होते थे। ऋग्वेद में सहस्त्र स्तंभों और द्वारों वाले राजप्रसादों का उल्लेख हुआ है। कहते हैं राजा का कर्तव्य क्या था? जनता का पालन करना होता था, पालन पोषण करना होता था। राज्याभिषेक के समय उसे यह प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी कि वह प्रजा की सेवा करेगा और आंतरिक और बाह्य संकटों से अपनी प्रजा की रक्षा करेगा। राज्य की समस्त शक्तियां राजा में निहित थी। कानूनों का निर्माण, शासन संचालन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति राजा द्वारा ही की जाती थी। राजा दीवानी और फौजदारी मामलों में अंतिम अपील भी सुनता था और उसका निर्णय जो था वह अंतिम और सर्वमान्य होता था। राजा के कर्तव्य भी होते थे जो इस प्रकार थे कि राज्य विस्तार के लिए युद्ध करना, युद्ध में सेना का नेतृत्व करना और जनता की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठान करना और अपराधियों को दंड भी देना। अब ऋग्वेद में राजकीय पदाधिकारी भी रहे हैं। ये इनकी नियुक्ति क्यों की जाती थी कि कहते हैं प्रशासनिक कार्यों में राजा को सहायता देने के लिए इनकी नियुक्ति की जाती थी, जो कि रत्नी कहे जाते थे। जैसे पुरोहित है, इसका काम क्या होता था कि ये शांति और युद्ध दोनों अवस्थाओं में राज्य का मित्र, पथ प्रदर्शक, दार्शनिक और सहायक होता था। सेनानी का कार्य क्या होता था कि यह आक्रमण और विजय की योजनाएं बनाता था और सेना का संगठन करता था और सैनिक कार्यों में राजा को सलाह भी दिया करता था। ग्रामणी का कार्य जनता की समस्याओं से राजा को अवगत कराना होता था। यह गांव का सैनिक और असैनिक अधिकारी हुआ करता था।
जनता और राजा के बीच मध्यस्थ कार्य भी यह करता था। अन्य पदाधिकारियों में हम नाम ले सकते हैं पुरूपका, जो कि दुर्गपति होते थे, स्पष्ट, जो कि गुप्तचर होते थे, और दूत, इनका कार्य राजनीतिक होता था। ये संधि या युद्ध का प्रस्ताव लेकर अन्य राज्यों में जाते थे। सूत, रथकार, करमार नामों का भी हमें उल्लेख मिलता है। संभावना व्यक्त की जाती है कि ये उद्योग और व्यवसाय से संबंधित थे। अब ऋग्वैदिक काल की सभा और समिति के बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करें तो वैदिक राजा निरंकुश और स्वेच्छाचारी नहीं होते थे। उन पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ संस्थाएं विद्यमान थी। प्रधानतः ये संस्थाएं राजा को प्रशासनिक सलाह देने और उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करती थी। प्रोफेसर कीथ और हिल ब्रांड क्या कहते हैं कि ये दो संस्थाएं नहीं थी, बल्कि समिति जो थी वो संपूर्ण जन की संस्था थी और सभा उसका अधिवेशन स्थल। लुडविग कहते हैं कि समिति समस्त प्रजा की संस्था थी और सभा जो थी वो बड़े बुजुर्गों और कुलीनों की संस्था थी। जिम्मर क्या कहते हैं कि समिति संपूर्ण जन की संस्था थी और सभा ग्रामों की प्रतिनिधि संस्था थी। डॉक्टर के.पी. जायसवाल का कहना है कि समिति गांवों की प्रतिनिधि संस्था थी और सभा उसी के अंतर्गत चुने हुए लोगों की केंद्रीय संस्था थी। वैदिक साहित्य में उल्लेख से हमें ज्ञात होता है कि समिति आर्यों की वृहद आकार की प्रतिनिधि संस्था थी, जिसमें जन के सभी प्रजाजन सम्मिलित होते थे, और सभा छोटे आकार की संस्था थी जिसमें वृद्ध, अनुभवी और विशिष्ट लोग होते थे। इन संस्थाओं में राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श भी किया जाता था। अब ऋग्वेद काल के न्याय व्यवस्था पर अगर हम थोड़ा सा एक अपनी नज़र को दौड़ाएं तो पता लगता है कि सर्वोच्च न्यायाधिकारी राजा ही होता था। उस काल में अपराध कहते हैं कम होते थे। कुछ दंडनीय अपराधों का भी उल्लेख है, जैसे चोरी और डकैती। कहते चोरी प्राय पशुओं की होती थी क्योंकि उस समय पशु ही संपत्ति थे। कतिपय सामाजिक परंपराओं का उल्लंघन भी अपराध माना जाता था, जैसे बहन भाई का विवाह, ऋण न चुकाने वालों को दंड दिया जाता था, हत्या के लिए मृत्युदंड की भी सजा प्रचलित थी, और सामान्यतः हत्या का अपराधी मृतक के परिजनों को यथोचित दंड देकर दंड से बच भी सकता था। लुडविग का कहना है कि अपराधियों की अग्नि परीक्षा, जल परीक्षा ली जाती थी, ऋण न चुकाने वालों को दास बनाने की प्रथा प्रचलित थी, और अपराधियों की खोज और जांच करने वाले कर्मचारी उग्र या जीवग्रम कहलाते थे। ऋग्वेद में मध्यमसी का उल्लेख आया है। संभावना है कि छोटे अपराधों में वृद्ध या प्रतिष्ठित जन मध्यस्थता करके मामले पर निर्णय देते थे। ऋग्वेद काल की अगर युद्ध प्रणाली को हम जानने का प्रयास करें तो पता लगता है कि आर्य न केवल अनार्यों से वरन स्वजातीय संघर्षों में भी रत थे। ये संघर्ष आत्मरक्षा, क्षेत्रीय विस्तार, पड़ोसी राज्यों की संपत्ति हरण यानी कि संपत्ति को हड़पने के लिए होते थे। जो सेना थी वो प्रत या प्रतना कहलाती थी, और ऋग्वेद में पुरचरिष्णु शब्द का उल्लेख आया है। अनुमान लगाया जाता है कि ये शत्रुओं के दुर्गों को ध्वस्त करने वाला चलायमान यंत्र था। युद्ध कला के रूप में घेरा डालने और शत्रु का घेरा तोड़ने की कला का भी उल्लेख मिलता है, और युद्ध में धर्म का पालन किया जाता था। धन्यवाद।